पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में मतलब प्रतिबिंब हर स्थिति में अलग अलग तरीके से बनता है। जैसे कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ठीक है, इसके बाद वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, इसके बाद मैंने पढ़ा था जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, इसके बाद मैंने पढ़ा था जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच रखी हो, इसके बाद मैंने पढ़ा था जब वस्तु फोकस पर रखी हो, इसके बाद मैंने पढ़ा था कि जब वस्तु फोकस और दर्पण के ध्रुव पी के बीच हो। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, आज अब हम लोग पढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना केवल एक ही दिशा होती है, जो मैंने आपको बोर्ड पर लिख दी है। ठीक है, आप इसे देख रहे होंगे और लिखा है इसमें क्या लिखा है कि माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण मैंने लिया। उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसके उभरे हुए सतह पर परावर्तन तल तथा दबे हुए तल पर कलई होती है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, है ना। तो मैंने उत्तल दर्पण लिया है जिसका ध्रुव P है और फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि सदैव हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। किसी भी स्थिति में अवतल दर्पण के लिए स्थितियां अलग अलग थी, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए नहीं है। अवतल दर्पण में क्या था कि जब वस्तु अनंत पर हो तो वो कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब फोकस में बनेगा। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र C, ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, ठीक है, तो वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा। ठीक है, उसमें अलग अलग स्थितियां थी, 4 से 5 स्थितियां थी लगभग, है ना। और इसमें क्या है? इसमें लिखा है कि उत्तल दर्पण वस्तु प्रत्येक स्थिति के लिए, मतलब कोई भी स्थिति हो, कहीं भी रखा हो, प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनेगा? फोकस और दर्पण ध्रुव के बीच में बनेगा। वस्तु से छोटा होगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ये दर्पण के उल्टे तरफ बना, पीछे दर्पण की तरफ नहीं बना, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, इसमें लगा वस्तु से छोटा, दर्पण के पीछे, दर्पण व फोकस के बीच में बनेगा। ये प्रत्येक स्थिति के लिए होता है समय, है ना। इसे आप लिख सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। अगर पूछा जाए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हर एक स्थिति में, कोई भी स्थिति हो, इसमें देखिए मैंने वस्तु कहाँ रखी है? दर्पण की तरफ रखी है ना। दर्पण ये क्या है? परावर्तन तल है। ये क्या है? पॉलिश किया गया तल है ना। इसमें क्या है कि ये मैंने वस्तु रखी और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। आपसे कहे कि वस्तु फोकस पर रखी है, कहीं भी रखी है, अगर उत्तल दर्पण में अगर बता रहा है कि वस्तु फोकस पर रखी, वक्रता के, आपको वस्तु यही रखनी है। हर एक स्थिति में आपको वस्तु यही रखनी है और ये चित्र बना देना। इसमें क्या देखो, परावर्तित होकर प्रकाश किरण जहां से तहां लौट जाएगी। ये क्या है? वक्रता के शीशे होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। सदैव प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा प्रतिबिंब इसमें। ठीक है, ये प्रतीत हो रहा है, जो हमने डॉट डॉट लाइन की है, ये क्या है? प्रतीत हो रहा है। ये डॉट डॉट क्या, इसमें क्या है? देखो ये रह गई किरण और ये इसी मार्ग से वापस हो गई, है ना। दोनों तरफ के एरो बने हुए, ये किरण गई, ये यहाँ से ऐसी वापस हो गई। ये क्या है? ये एक आभास हो रहा है कि प्रतिबिंब इस ओर बना है, लेकिन ये वास्तव में नहीं है। ये कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा भी बनता है। देखिए ए ऊपर था, मैंने ए ऊपर किया हुआ है, बी नीचे था, ये बी भी नीचे मैंने किया है ना। इसमें क्या है? उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, फोकस F तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच बनेगा हर स्थिति के लिए। लेकिन ऐसा अवतल दर्पण में नहीं है। अवतल दर्पण में हर स्थिति के लिए प्रतिबिंब की भी स्थिति अलग थी। कहीं पर बड़ा बन रहा था, कहीं छोटा बना, कहीं वस्तु के बराबर बन रहा था, कहीं दर्पण के ध्रुव के बीच में बन रहा था, कहीं दर्पण कहीं फोकस में बन रहा था, कहीं वक्रता केंद्र C पर बना, कहीं वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में बना, कहीं अनंत में बन रहा था। ठीक है, इसमें उत्तल दर्पण में क्या है? उत्तल दर्पण में ये एक ही स्थिति है हर स्थिति के लिए। इसमें लिखा है प्रत्येक स्थिति के लिए, प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा,
वस्तु से छोटा होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। फोकस और दर्पण के ध्रुव दर्पण का ध्रुव वह फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, दर्पण का ध्रुव वह फोकस के बीच बनेगा। लिख देते हैं, एरो लगा देते। दर्पण का ध्रुव क्या है? पी। दर्पण का ध्रुव भी वहां फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में ये यही बनेगा। एक चित्र है, ठीक है, और इसे परिभाषा को लिख, और ये एक नोट पॉइंट लिख लेंगे ध्यान से। ये बहुत वैकल्पिक में पूछ लिया जाता है कभी, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, इसे याद रखना है। केवल कितनी होती है? अनंत या इनफिनिटिव होती है। ये निशान है इसका। ठीक है, अनंत का, ये अनंत का निशान है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। इसे याद रखना है। कहीं कॉपी पर ऊपर नोट पॉइंट में इसे लिख लेंगे, है ना। हेडिंग लगाएंगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके बाद में ये लिख लेंगे, इसके बाद ये चित्र बना लेंगे। हेडिंग लगाएंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। इसमें क्या है? उत्तल दर्पण प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है। और अवतल दर्पण प्रथम कैसे बन रहे थे? उल्टे बन रहे थे। इसमें क्या है? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, है ना। आप लोग इसे एक बार वीडियो रोककर लिख लेंगे, है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब करना। उत्तल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा प्रतिबिंब कहां पर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। वस्तु से छोटा बनता है ना। ये उत्तल दर्पण था। अब अगली हेडिंग लगाएंगे सहयोगी फोकस। ये सहयोगी फोकस क्या होता है कि वस्तु एक जगह रखी होगी और उसका प्रतिबिंब दूसरी जगह बनेगा। वस्तु एक जगह होगी, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? दूसरी जगह बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक, इसे कहते हैं सहयोगी। यह है केवल अवतल दर्पण में संभव है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप उन दो बिंदुओं को सहयोगी फोकस कहते हैं जिसमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। ठीक है, कैसे बनता है? अर्थात वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति को आपस में बदला जाता है। यह केवल अवतल दर्पण में संभव है। मतलब वस्तु की स्थिति को क्या है? बदला जाता है। यह केवल किसमें है? अवतल दर्पण में संभव है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है ना। ये कोई अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या हो? उभरे हुए सतह पर कलई तथा परावर्तन की अंदर की तरफ होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं ना। तो ये देखिए, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है। ये कोई वस्तु रखी है, ए बी, है ना। ए बी कोई वस्तु रखी है, वक्रता केंद्र सी है, फोकस एफ है। का मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर गुजरती है ना। ये फोकस एफ है। और दूसरी प्रकाश किरण फोकस एफ से होकर गई और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। जहां पर दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को काटती हैं, वहां पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ये मान लीजिए कोई प्रतिबिंब बना, ठीक है, मतलब बी डैश और ए डैश। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? संयुग्मी फोकस। ठीक है, फोकस के द्वारा हमने वस्तु को, प्रतिबिंब को बनाया है ना। यह केवल किसमें संभव है? यह केवल अवतल दर्पण में संभव है। मैंने यहाँ पर लिखा है, ये नोट पॉइंट है। ठीक है, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा व दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो इसे याद कैसे रखेंगे? उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु, या यहाँ वस्तु रखी है, एक बिंदु पर रखी वस्तु वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। वस्तु कहाँ रखी थी? ये। प्रतिबिंब कहाँ बना? ये, है ना। तो
एक जगह कोई वस्तु रखी हो, उसका प्रतिबिंब दूसरी जगह बने, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुग्मी फोकस कहते हैं। और यह केवल किसमें संभव है? यह केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। ठीक है, आप इसे लिख लेंगे आप लोग, है ना। हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग और कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं, ये आपको बहुत वैकल्पिक में बहुत देखने को मिलते हैं। इनको एक बार लिख लेंगे और याद हो जाएगा, है ना। तो इसमें लिख लेंगे, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु से प्रतिबिंब क्या बनता है? प्रतिबिंब सीधा व बड़ा बनता है। कैसा बनता है? प्रतिबिंब सीधा व बड़ा बनता है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है? जो लोग नाई होते हैं वो दाढ़ी बनाने के उपयोग में तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, सर्च लाइट लैंप हो गई, डॉक्टर आंख का नाक गले की बीमारी देखने के लिए भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन चालक, जो मोटर वाहन होते हैं, वाहन चालक सीट के बगल में जो शीशा लगा होता है ऐसा, इससे पीछे की ओर आने वाले वाहनों को देख सकता है। इसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण में जो वाहन होते हैं वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। सदैव मैंने अभी बताया, उत्तल दर्पण सदैव प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से छोटा बनता है प्रतिबिंब, है ना। तो जो वाहन होंगे, वाहन तो बड़ा होता है, शीशा तो छोटा सा होता है ना, छोटा सा, वो तो पूरा वाहन उसमें दिखाई देता, बल्कि कई वाहन पीछे तक के दिखाई देते हैं। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण आपने पढ़ा होगा। उत्तल दर्पण में क्या होता है? परावर्तन तल क्या होता है? उभरे हुए सतह पर होता है। जो ठेले पे शीशा लगे होते हैं, जो ठेला होता है, ट्रक होता है, उसमें आप देखना जो बीच का भाग होगा थोड़ा उभरा हुआ होगा। आप उसको देखना कभी, तो जो शीशा लगा होता है चालक के बगल में वो थोड़ा उभरा हुआ होगा, जिससे क्या होता है? पीछे कौन सा दर्पण होता है? वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, आपके मोटरसाइकिल में भी जो लगा होता है, जिससे पीछे की ओर आने वाले वाहनों को देखा जाता है, वो भी उत्तल दर्पण होता है ना। तो उसमें क्या होता है? तो पूरा दिखता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन चालक के सीट के पीछे बगल में लगा दिया जाता है, जिससे पीछे की ओर आने वाले वाहनों को देखा जा सकता है ना। इसमें लिखा है, अवतल दर्पण का उपयोग मोटर, कार, रेलवे इंजन, सर्च लाइट, लैंपों में परिवर्तन, प्रकाश का परावर्तन के रूम में डॉक्टर इसे कहा करते हैं? आंख, कान, नाक, गले की बीमारी देखने के लिए करते हैं ना। हम बोर्ड पर इसलिए लिख देते हैं ताकि वीडियो बढ़ाना बने। ठीक है, नहीं तो हम जितनी देर आपको समझाते हैं उतनी देर लिखेंगे, फिर आपको हम समझाएंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसे अपलोड करने में भी दिक्कत होगी। इसे आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, एक बार वीडियो रोक कर इसे लिख लें, है ना। आगे और लिख लेते हैं। अभी क्या है? वस्तु की दूरी प्रतिबिंब से संबंधित एक सूत्र होगा, एक फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की आधी होती है। इसको भी मुझे सिद्ध कराना है। रेखीय आवर्धन का सूत्र ये भी मुझे सिद्ध कराना है। बिल्कुल सूत्र का डेरिवेशन कराएंगे पूरा, 3 डेरिवेशन है इस चैप्टर में, हम तीनों ही करा देंगे आपको। ठीक है, और कोई नहीं कराएगा 3 डेरिवेशन। तो कुछ चीज और लिख लेते हैं जानकारी के लिए। तो U बराबर क्या होती है? U बराबर होती है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, B बराबर होती है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। F बराबर होता है दर्पण से फोकस की दूरी,
आर बराबर होती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इसे हम नोट पॉइंट में लिख लेंगे, ठीक है। और इसे याद रखेंगे, u बराबर होती है दर्पण से वस्तु की दूरी, v बराबर होती है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, f बराबर होता है दर्पण से फोकस की दूरी, r बराबर होती है वक्रता त्रिज्या। ये आपको आगे डेरिवेशन में काम आएंगे ना, सवाल न्यूमेरिकल होंगे, इसलिए हम इनको लिखवा दे रहे हैं, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी, ठीक है। इनमें चिन्हों का हम उपयोग करेंगे, ठीक है। कहाँ पर माइनस होगा, कहाँ पर प्लस होगा, एक बार इसे हम देख लेते हैं और आप लोग लिख लेंगे। जब हम डेरिवेशन करेंगे, जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो उनमें काम आएंगे, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, है ना। इसमें अवतल दर्पण के लिए फोकस है प्रतिबिंब बी तथा दर्पण तथा वस्तु की दूरी u सभी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। अवतल दर्पण में सभी दूरियां किस चिन्ह के साथ लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह के साथ। मान लीजिए आपसे अवतल दर्पण पूछी, वस्तु की दूरी आपसे 10 है, आपको कितनी देगी, 10। अगर आपको लिखा है कहीं अवतल दर्पण, क्या लिखा है, अवतल दर्पण, अगर अवतल दर्पण लिखा है तो आप लिखेंगे -10, तो कहना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण में सभी दूरियां किस चिन्ह के साथ लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, माइनस चिन्ह के साथ लेंगे हमेशा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या है, कुछ अपवाद है। अवतल दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के अगर पीछे बनता है, क्या बनता है, अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो इस स्थिति में, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी b का मान कितना क्या होगा, धनात्मक होगा। कैसा होगा, अगर प्रतिबिंब, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। कलई उभरे हुए सतह पर परावर्तन तल अंदर की तरफ होता है, कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है तो वस्तु की दूरी v, नहीं सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी v, प्रतिबिंब की दूरी v का मान कैसा लेंगे, धनात्मक। अगर क्या है, दर्पण के सामने बनता है, ये इधर कहीं बनता है प्रतिबिंब, तो दूरी क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। हर स्थिति में सभी दूरियां ऋणात्मक लेंगे। अगर प्रतिबिंब पीछे बनता है तो उस स्थिति में, एक स्थिति में केवल धनात्मक होती है, ठीक है। वो किसकी दूरी होती है, वो भी प्रतिबिंब की दूरी होती है। आप लोग याद रखेंगे, लिख लेंगे, याद हो जाएगी, तो आगे हम आपको समझाएंगे, है ना। ये लिखा, उत्तल दर्पण के लिए फोकस F एवं त्रिज्या R का मान धनात्मक। उत्तल दर्पण में क्या है, फोकस F और R का मान कैसा होगा, धनात्मक। वस्तु की दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। वस्तु की दूरी V का मान कैसा होगा, ऋणात्मक होता। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है ना। ये आप लोगों को याद रहेगा, आप लोग इसे लिख लेंगे। आगे हम पढ़ाते हैं और कुछ देखते हैं इसमें क्या है, दर्पण की पहचान। आप लोग हेडिंग लगाएंगे दर्पण की पहचान। हेडिंग लगाएंगे दर्पण की पहचान। दर्पण की पहचान, दर्पण की पहचान में क्या होता है, 3 प्रकार के दर्पण। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के दर्पण की पहचान हम 2 प्रकार से करते हैं, ठीक है। पहला हम देखते हैं, पहला प्रकार स्पर्श करके। कैसा, स्पर्श करके, स्पर्श करके, ठीक है, छू करके। स्पर्श करके, स्पर्श करके कैसे करते हैं, एक हम लकड़ी का पैमाना लेंगे। क्या लेंगे, लकड़ी का पैमाना। अगर लकड़ी का पैमाना दर्पण को हर जगह स्पर्श करता है तो समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। कैसे होगा, देखिए, ये कोई एक समतल दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण है, और मैंने ये लकड़ी का पैमाना लिया। ये देखिए, ये दर्पण को क्या है,
हर जगह स्पर्श कर रहा है, कैसा, हर जगह स्पर्श कर रहा है, तो कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा, समतल दर्पण। लकड़ी का पैमाना है, ये क्या है, लिख लेंगे लकड़ी का पैमाना। अगर लकड़ी का पैमाना दर्पण को हर जगह स्पर्श करे तो कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण। ठीक है, अब दूसरा दर्पण देखते हैं, आप लोग खुद लिख लेंगे, ठीक है, परिभाषा। अगर लकड़ी का पैमाना, अगर लकड़ी का पैमाना बीच के भागों को स्पर्श ना करे, किनारे के भागों को स्पर्श करे, तो कौन सा दर्पण होगा, तो अवतल दर्पण होगा। ये क्या है, लकड़ी का पैमाना, लकड़ी का पैमाना। ठीक है, अगर अगर दर्पण किनारों के भाग को स्पर्श करे, बीच के भाग को स्पर्श ना करे, तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। कौन सा होगा, अवतल, अवतल दर्पण। दूसरी स्थिति में क्या होगा, अगर लकड़ी का पैमाना बीच के भाग को स्पर्श करे और किनारे के भाग को स्पर्श ना करे, तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण, है ना। ये कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, आप लोग दर्पण को बना लेंगे अच्छे से, मैंने तो ऐसी रफली बना दिया, और परिभाषा भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आपको समझ आ रहा होगा। अगर दर्पण, अगर पैमाना, लकड़ी का पैमाना बीच के भाग को स्पर्श करे, किनारे के भाग को स्पर्श ना करे, तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, पैमाना कहाँ पे लगाएंगे, जिस तरफ परावर्तन तल होगा उस तरफ लगाएंगे। ठीक है, पैमाना। अगला लिख देते हैं, प्रतिबिंब देख करके, हेडिंग लगाते हैं प्रतिबिंब देख करके। प्रतिबिंब देख कर, ठीक है। यदि प्रतिबिंब कहीं पर भी रख दें, समान किसी भी दूरी पर रखें, अगर प्रतिबिंब समान बनता है, तो कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण लिखेंगे। यदि किसी वस्तु दर्पण के सामने, यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखने पर, विभिन्न दूरियों पर रखने पर, विभिन्न दूरियों पर रखने पर प्रतिबिंब सदैव बराबर बनता है। प्रतिबिंब सदैव बराबर बनता है, सदैव बराबर बनता है, तो समतल दर्पण होगा। तो समतल दर्पण होगा। तो कैसा दर्पण होगा, समतल दर्पण। यदि वस्तु दर्पण के समीप रखने पर, यदि वस्तु, अगला पढ़ लेंगे, यदि वस्तु दर्पण के समीप रखने पर, समीप रखने पर प्रतिबिंब सीधा वस्तु से छोटा बने, सीधा वह वस्तु से छोटा बने, वह वस्तु से छोटा बने, वस्तु से छोटा बने, तो अवतल दर्पण होगा। तो अवतल
अवतल दर्पण होगा। ठीक है, तो कैसा दर्पण होगा? वस्तु को दर्पण के समीप रखेंगे, अगर वो सीधा वस्तु से छोटा बने तो कैसा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, यदि प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में दर्पण के पीछे सीधा व वस्तु से छोटा हो तो अवतल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, हम आपको काफी बार समझा चुके हैं, बार बार समझाने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसे आप लिख लेंगे। 3 प्रकार के दर्पणों की पहचान 2 प्रकार से की जाती है। पहला क्या था? एक समतल दर्पण था। उसमें क्या है कि हम एक लकड़ी का पैमाना लगे, अगर लकड़ी का पैमाना दर्पण को हर जगह पर स्पर्श के, जैसे ये है, ये मान लीजिए कोई दर्पण है, समतल दर्पण, मैंने ये देखो मार्कर ऐसे रख दिया, ये देखिए आपको हर जगह स्पर्श कर रहा होगा। छोटू लाइट, ये देखो, ये मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, ये देखिए मैंने रख दिया, ये आपको देख रहा हो हर जगह स्पर्श कर रहा है, तो कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। यदि मान लीजिए कोई मैंने लिया, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण लिया, आपको दिख रहा है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है। अगर लकड़ी का पैमाना किनारों पर स्पर्श करे, बीच में स्पर्श ना करे, परावर्तन तल अंदर की तरफ है, किनारों पर स्पर्श करे, बीच में स्पर्श ना करे, तो कौन सा दर्पण होगा? तो होगा अवतल दर्पण। यदि लकड़ी का पैमाना, ये मान लीजिए लकड़ी का पैमाना है, बीच के भाग को स्पर्श करे, किनारे के भाग को स्पर्श ना करे, तो कौन सा दर्पण होगा? तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। अब स्पर्श, अब प्रतिबिंब देख करके कैसे? यदि किसी दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखने पर सदैव प्रतिबिंब एक समान बनता है तो समतल दर्पण। यदि दूसरी स्थिति में क्या है? यदि वस्तु दर्पण के सभी में रखने पर प्रतिबिंब सीधा वस्तु से छोटा बने, कैसा बने? सीधा बने, वस्तु से छोटा बने, तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण में क्या था? प्रत्येक स्थिति में दर्पण के जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, अगली हेडिंग लगाते हैं हम लोग, रेखी आवर्धन। गर्मी बहुत है। हेडिंग लगाते हैं, रेखी आवर्धन। ठीक है, इसमें क्या? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को लिख देंगे, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
रेखीय आवर्धन m बराबर रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई I अपॉन वस्तु की लंबाई O। ठीक है, इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये रेखीय आवर्धन का सूत्र है। तो रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O। ठीक है, इसे हम रेखीय आवर्धन का सूत्र का निगमन भी करा देंगे आपको। ठीक है, आप इसे लिख लेंगे, आपको याद भी हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा दिल भेज देना और अब क्लास को अपने दोस्त यारों तक शेयर कर देना ताकि उन तक भी क्लास पहुंच सके। जय हिंद।